और 5 का पंच की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर एक समीक्षा बैठक के ताल्लुक से ये खबर है, जहां अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एनएसए भी इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद है। साथ ही होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, डीजी एनआईए, मुख्य सचिव अरुण कुमार राव चीफ भी इस अहम बैठक में शामिल है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर एक बेहद अहम मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग इस वक्त जारी है और खुद अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, डीजी एनआईए, साथ ही मुख्य सचिव अरुण कुमार राव चीफ, तमाम अहम लोग इस सिक्योरिटी मीटिंग में शामिल हैं। तो बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर यह समीक्षा बैठक बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। निश्चित रूप में देखिए, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक जो चल रही है, ये बैठक कई महीनों में जम्मू कश्मीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें और जिस तरह से पिछले कहा जा सकता है कि साल 2 साल के अंदर में जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कहा जा सकता है कि अच्छा हुआ है और उसको और किस तरह से बेहतर करना है। और खास तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से G20 को लेकर वहां पर महत्वपूर्ण बैठक होनी है, तो उसको जिस वक्त में वो बैठक होगी उस वक्त में वहां का सुरक्षा व्यवस्था और कैसे वहां पर बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम मसलों पर आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है। और जिस तरह से इस बैठक में, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यहां से निकले हैं और उस बैठक में वो हिस्सा थे और में तमाम जो चर्चाएं हो रही थी, मसलों पे बातचीत हो रही थी, खास तौर पर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए तमाम मसलों पर चर्चाएं हो रही थी। तो अब उस मसले पर अब एक कहा जा सकता है एक दौर की बैठक जो है लगभग पूरी हो चुकी है। उसके बाद ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यहां से निकले हैं। लेकिन अब इसी मामले में थोड़ी देर के बाद एक कहा जा सकता है एक और महत्वपूर्ण बैठक होगी जो उसी से संबंधित है, जो एक कहा जा सकता है कि उस बैठक का ये दूसरा पार्ट होगा और उस दूसरे चरण में भी जम्मू कश्मीर और इस G20 को लेकर उस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चाएं होंगी। तो एक तरह से कह सकते हैं, चाहे अर्धसैनिक बलों के डीजी की अगर बात करें, सीआरपीएफ डीजी की बात करें, बीएसएफ डीजी की बात करें, रॉ चीफ की बात करें या एनआईए चीफ की बात करें, तो हर एक मसले पर चर्चा हो रही है। चाहे वहां की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या वहां पर अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से अब कई आतंकी संगठन हैं, उन आतंकी संगठनों पर किस तरह से लगाम लगाया जा रहा है और किस तरह से वहां पर विकास डेवलपमेंट के जो कार्य हैं, उस विकास डेवलपमेंट के कार्यों को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद लेनी है। तो उन तमाम मसलों पर चर्चाएं की जा रही हैं, जो एक तमाम जो एक कहा जा सकता है कि जो आगे करना है और जो भी चल रहा है, वो हर एक प्रोजेक्ट के बारे में वहां पर बाकायदा मीटिंग में चर्चाएं होती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो ये महत्वपूर्ण चल रही है, कई लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब थोड़ी देर के बाद जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद औपचारिक तौर पर इस मामले की जानकारी भी साझा की जाएगी। बिल्कुल शंकर, और बिल्कुल सही आपने कहा है कि बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। शंकर, हम ये जरूर जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की अगर बात आती है तो बहुत सारे अहम इश्यूज जो हैं वो लगातार बैठकों में मुद्दा बने रहे हैं। चाहे हम ड्रोन से लेकर खतरों की बात करें, रोज हम देख रहे हैं कि ड्रोन का बढ़ता खतरा जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, खासतौर पर हमारे सरहदी इलाकों में। उसके बाद नार्को टेररिज्म भी एक बड़ा मसला है। सुरक्षा को लेकर लगातार हमारी एजेंसियां चौकस नजर आ रही हैं। इसीलिए शायद इस अहम बैठक में तमाम अहम जो ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद हैं। तमाम तर प्रेजेंटेशन यहां पर सुरक्षा को लेकर दिया जा रहा है। किस तरह से एनालिसिस करेंगे आप इन तमाम चीजों का सिक्योरिटी को लेकर जम्मू कश्मीर में?
हिना जी देखिए, आपने बहुत एक सटीक सवाल आपने किया है, और सटीक सवाल इस लिहाज से है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर में पिछले 2 सालों से विशेष तौर पे देखा गया है जिस तरह से नार्को टेररिज्म पे वहां पर एक उसके खिलाफ, नार्को टेररिज्म के खिलाफ वहां कार्रवाई की जा रही है, और खास तौर पर उन आतंकी संगठनों से जुड़े हुए जो कई ऐसे संगठन हैं जो यहां पर नार्को टेररिज्म के मामलों को आगे बढ़ाते हैं, तो उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, और आगे भी किस तरह से इस मामले पर कार्रवाई करना है उसको लेकर जो जिस तरह से ऑपरेशन की जो एक रूपरेखा बनाई जाती है, तो उसके बारे में भी चर्चाएं होती हैं। हालांकि उसके बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जाती है क्योंकि वो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला होता है। और देखिए, पिछले कुछ समय में और भी देखने को मिला कि पाकिस्तान से सीमा से जिस तरह से कई ड्रोन आते हैं, उस ड्रोन के मार्फत से जिस तरह से नशे का सामान गिराया जाता है, कैश भेजा जाता है, और आज भी देखने को मिला है कि जिस तरह से बाकायदा भारी मात्रा में कैश भी ड्रोन के माध्यम से भेजा जा रहा था। तो ये जो एक माध्यम आतंकियों और आतंकी संगठनों के द्वारा जो चुना गया है, ये इस पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, और इस पे लगातार बीएसएफ के द्वारा नजर रखी जाती है। जो बीएसएफ का जो दायरा है वो काफी बड़ा दायरा है, और बॉर्डर पे जो बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो ऐसे मामलों पर नजर रखते हैं, और ड्रोन से जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन से बाकायदा नशे का सामान हो या कैश हो या आर्म्स हो जो भी भेजा जाता है, उसका बखूबी बेहतर तरीके से बीएसएफ के जवान उस पर कार्रवाई करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो मसला है, इस मसले पर भी एक आगे का एक जो ऑपरेशन है वो तैयार हो रहा है, और आगे कैसे उस मामले पे और बेहतर हो कर सकते हैं, तो इन तमाम चीजों पर भी चर्चाएं हो रही हैं। और कहा जा सकता है कि एक तरफ देखा जाए कि और एक मसला है कि जैसे बहुत सारे विकास से जुड़े हुए जो वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, और उस डेवलपमेंट के कार्य से जुड़े हुए जो वहां पर आवश्यकता पड़ती है अर्धसैनिक बलों की, तो कहां कहां डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी आवश्यकता पड़ेगी अर्धसैनिक बलों की, तो उन मसलों पर भी चर्चा होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि वहां पर जैसे काफी जो एक सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ मसला होता है, तो वहां जरूरत पड़ता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टेररिज्म पर लगाम लगाना है, नार्को टेररिज्म पे लगाम लगाना है, लेकिन इसके साथ साथ विकास और डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पर किस तरह से अर्धसैनिक बलों की तैनाती करके एक वहां के सरकार को मदद करना है, इस मसलों पर भी चर्चाएं होती हैं। तो अब थोड़ी देर के बाद जब ये बैठक समाप्त होगी तो हो सकता है कि इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की जा सकती है कि वो कौन कौन से मसले हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं, और किस तरह से यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आश्वासन दिया गया है और भरोसा दिलाया गया है। तो उन तमाम मसलों पर हो सकता है कि औपचारिक तौर पर जानकारी बिल्कुल शंकर आनंद, और इसीलिए इस बेहद अहम मुद्दे को लेकर हम 5 का पंच में यहां पर दर्शकों के सामने आए हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और खुद सबसे अहम बात यह कि अमित शाह की जो तमामतर नजर है वहां के हालात पर है, वो खुद तमाम चीजों पर नजर रखे हुए हैं सिक्योरिटी को लेकर। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे क्योंकि अक्सर हमने देखा है, इस तरह की रिपोर्ट्स आपकी भी देखी हैं, कि चाहे हम जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर ईडी है, सीबीआई है, या वहां पर अगर हम बात करें जो कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पर अगर हम बात करें जो वहां पर OGWs हैं, ऐसे लोग जो कि वहां पर बैठकर जो दूसरे नापाक इरादे हैं उनकी कहीं ना कहीं मदद करते हैं, ऐसे लोगों को भी सामने लाना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी हो गया है कि हमारी जो एजेंसियां हैं जिस तरह से लगातार वहां पर काम कर रही हैं, उन तमाम चीजों की समीक्षा भी यहां पर इस बैठक में हो सकता है। इस बारे में भी आपसे डिटेल्स चाहेंगे शंकर। देखिए 8 साल 10 साल पहले जिस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर के हालात होते थे, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी या आतंकी संगठन और जिस तरह से वहां पत्थरबाजी, इस तरह के कई ऐसे मसले होते थे वहां पर जो बहुत बड़ा मसला होता था, और जिस मसले को लेकर चर्चाएं होती थी। अब देखा जाए पिछले कुछ समय के दौरान में जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरह से शांति और इसके साथ साथ अब वहां पर विकास के मसले पर चर्चा हो रही है, वहां पर जिस तरह से जो एजुकेशन के मसले पर चर्चा हो रही है, वहां पर डेवलपमेंट किस तरह से बेहतर हो रहा है उस मसलों पर चर्चा हो रही है। तो इस मसले पर एक कहा जा सकता है कि राज्य की सरकार और यहां से केंद्र सरकार के द्वारा एक बेहतर तरीके से जो बॉन्डिंग है उसका एक असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो आतंकियों की मदद करते थे या बहुत सारे ऐसे संगठन हैं उसकी मदद करते थे, तो उन लोगों के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कार्रवाई हो रही है पिछले कुछ सालों के दौरान में देखने को मिल रहा है, चाहे एनआईए की बात करें
या केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की बात करें जी। तो उस जांच से भी बेहद एक कहा जा सकता है कि अच्छा सा एक सकारात्मक असर वहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब उन लोगों के अंदर में एक डर और खौफ आया है जो इस तरह के टेरर फंडिंग के मामलों को अंजाम देते थे, और डर खौफ उस नार्को टेररिज्म को अंजाम देने वाले उसके अंदर में डर जो है और खौफ अब आया है। तो एक तरह से कह सकते हैं, एक तरफ देखा जाए उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए विकास से जुड़े तमाम जो मसले हैं किसको उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है और किस तरह से उसको सुरक्षा देना है। तो सुरक्षा देने की जो जिम्मेवारी है अर्धसैनिक बलों की होती है, तो उस पर भी इन चर्चाएं हो रही हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा है कि जो बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, वहां पर किस तरह से चाहे ड्रोन तकनीक की बात करें कि ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन तकनीक है उस पर किस तरह से लगाम कसना है, किस तरह से बिल्कुल शंकर आनंद, और इस अहम बैठक के मुतालिक तमाम तर अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। यहां जिस तरह से आपने तमाम तर जानकारी दी है, जो एनालिसिस किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ लगातार मौजूद थे हमारे साथ ही शंकर आनंद, जो कि तमाम तर अपडेट दे रहे थे। इस अहम मीटिंग पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। कश्मीर में G20 की बैठक, पाकिस्तान को आपत्ति है और भारत ने इसका करारा जवाब दिया है। न्यूज 18 के सवाल पर MEA का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान को एतराज का हक नहीं है। आपको बताएं कि अगले महीने श्रीनगर में G20 की अहम बैठक होना है। और सीधे रुख करना चाहते हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी एडिटर नेशनल ब्यूरो नेटवर्क 18 शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस तरह की कोशिशें होती रही हैं, लगातार कहीं ना कहीं नापाक हरकतें सामने आती रही हैं और MEA का सख्त बयान भी अब इस पर सामने आ गया है। डिटेल्स चाहेंगे? देखिए हिना, 11 अप्रैल को एक स्टेटमेंट सामने आया है। मोफा जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होने वाले G20 इवेंट्स को लेकर आपत्ति जताई थी और ऑब्जेक्शन रेज किया था। इसके बाद आज विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में जब हमने न्यूज दिन जब ये सवाल पूछा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से, तो उन्होंने कहा कि G20 की जो मीटिंग्स हैं, करीब 200 मीटिंग्स देश भर में हो रही हैं और ये देश के हर राज्य में मीटिंग हो रही है, हर यूटी में मीटिंग हो रही है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इससे अलग नहीं है। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत क्योंकि अपना अभिन्न अंग मानता है, समझता आया है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये बिल्कुल नेचुरल है कि वहां पर भी G20 की मीटिंग्स होनी चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर एक करारा जवाब है पाकिस्तान के लिए कि अगले महीने होने वाली जो मीटिंग है, जिसे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का नाम दिया जा रहा है, और ये 23 से 24 मई में श्रीनगर में होगी। जो डेलीगेट्स 20 देशों से आएंगे उनको ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि आसपास के इलाकों में भी ले जाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे मिर्ची पाकिस्तान को लग रही है, क्योंकि इस तरह के इवेंट को कराने को लेकर मैसेज साफ जाता है कि किस तरह से वहां पे विकास हो रहा है। असल तस्वीर जो जम्मू कश्मीर की है वो पूरी दुनिया के सामने आएगी, तो ऐसे में जो पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा है उसकी हवा निकल जाती है। तो जाहिर तौर से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ, इसीलिए वो इस तरह के बयान जारी कर रहा है। हालांकि अहम बात यह है कि पाकिस्तान G20 देशों का सदस्य देश है ही नहीं, तो ऐसे में उसका ऑब्जेक्शन रेज करना सवाल खड़े करता है। तो जाहिर तौर पर इसको आज MEA ने इस पूरे मामले को लेकर अपना रुख साफ किया है क्योंकि पूरे देश में मीटिंग्स हो रही है, इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख इससे अलग नहीं। बिल्कुल शैलेंद्र, और लगातार हम बात करते रहे हैं, खुद पाकिस्तान के जो हालात हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस तरह की प्लेटफॉर्म पर, जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, उसमें कहीं ना कहीं जरूर इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन अब उनके कोई मायने नहीं है। उससे बेहतर है कि अपने मुल्क का ध्यान रखा जाए, वहां के लोगों का ध्यान रखा जाए, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी आकर लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अब फंस गए हैं, उनसे कुछ गलती हुई है। हम सब इन तमाम चीजों को जानते हैं। भटकाने की कोशिश है एक बार फिर। देखिए, पाकिस्तान के सिवाय इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो अंदरूनी हालात इस वक्त पाकिस्तान में है और हम जो वीडियोस
पीओके से देख रहे हैं, वहां पर भी आवाजें उठ रही हैं महंगाई को लेकर, और आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है जीना वहां पे, उसको लेकर आवाजें अभी से उठ रही हैं। तो अपने इंटरनल जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस ना करते हुए पाकिस्तान आज भी भारत में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, उस पर उनकी नजर है। तो जाहिर तौर पर यह रवैया दिखाता है। हालांकि आपको बता दें कि इस मीटिंग से यह साफ हो जाता है कि किस तरह से विकास जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों के अंदर हुआ है, किस तरह से नॉर्मलसी वहां पर लौटी है, और इश्यूज वहां पर थे उनको रिजॉल्व करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि अब से कुछ दिनों पहले ही जो बजट पास हुआ है 1,18,000 करोड़ के आसपास जम्मू कश्मीर का, उसे ये दिखाता है, तस्वीर साफ होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरह से जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर आगे ले जाना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मंजूर नहीं है, इसलिए वो इस तरह के बयान जारी करता है। बावजूद इसके कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की बात करें तो आज ही इमरान खान ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हम इस जो डेट जो पेमेंट है, रिपेमेंट है, उसके जाल से हम बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर का मुद्दा आए दिन उठाता रहता है पाकिस्तान, ताकि वो अपने से ध्यान भटका सके। बिल्कुल शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए, और इस अहम मामले पर क्या कुछ रिएक्शंस रहेगा उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। तो हमारे साथ मौजूद थे एडिटर नेशनल ब्यूरो नेटवर्क 18 शैलेंद्र वांगू, जो कि इस बेहद अहम मामले पर तमाम तर जानकारी दे रहे थे। और 5 का पंच में एक और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से आपको दे दें। सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। राज्य सचिवालय में ये अहम बैठक हो रही है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है और इसमें ओपीएस की एसओपी पर चर्चा हो सकती है। बैठक में उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है। मंत्री चंद्र कुमार, जगत सिंह नेगी भी शामिल नहीं है। तो बेहद अहम बैठक है जिसमें कई अहम मामलों पर चर्चा जो है इस बैठक में हो। राज्य सचिवालय में ये अहम बैठक जारी है। खुद सीएम सुक्खू की अगुवाई में ये कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। तो सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक, राज्य सचिवालय में ये अहम बैठक जारी है। खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ओपीएस की एसओपीज पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ कई अहम मामले भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। बैठक के ताल्लुक से लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम सुक्खू खुद हर मीटिंग में तमाम तर चीजों का जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ इस अहम बैठक में मामले आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, उसके ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, सुक्खू कैबिनेट की एक और अहम बैठक जारी है, क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास? हिना, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक जारी है प्रदेश सचिवालय में, और यही हम ठीक हमारे पीछे प्रदेश सचिवालय में यहाँ बैठक जारी है और मुख्यमंत्री खुद अध्यक्षता कर रहे हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्री बैठक में मौजूद नहीं है, लेकिन काफी अहम आज की बैठक मानी जा रही है। बैठक को लेकर अगर हम चर्चा करें तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एसओपीज बनने हैं, उसको आज कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा अधिकारियों की तरफ से, और चर्चा इसके ऊपर होगी। हालांकि इस बात के ऊपर संशय अभी बरकरार है कि क्या कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, क्योंकि अधिकांश वित्त विभाग के अधिकारी शिमला में मौजूद नहीं है। G20 की तैयारियां हैं, अन्य इश्यूज हैं जहां पर काफी अधिकारी इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में जो खाका अधिकारियों की तरफ से तैयार किया गया है वो आज कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों से जो आउटसोर्स कर्मचारी निकले हैं, जिनके टेंडर खत्म हुए हैं और सरकार ने दोबारा टेंडर रिकॉल नहीं किए हैं, तो ऐसे में इन कर्मचारियों के ऊपर भी आज चर्चा हो सकती है। कैबिनेट कुछ निर्णय ले सकती है कि आगे कौन सी पॉलिसी को अपनाया जाएगा। क्या आउटसोर्स के लिए दोबारा से टेंडर रिकॉल किए जाएंगे या फिर कोई और पॉलिसी, जैसा कि कांग्रेस जिक्र कर रही है पहले दिन से ही कि कोई अपनी पॉलिसी लाएंगे, उसके ऊपर जाया जाएगा। इसके अलावा पद संख्या में रिक्त हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी हैं, शिक्षा विभाग में भी हैं, पशुपालन विभाग में हैं, काफी विभागों में पद रिक्त हैं। तो उन पदों को भरने को लेकर भी आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा क्लास 3 की भर्ती में कुछ रूल्स चेंज करने की बात सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। तो आज उम्मीद लगाई जा रही है कि उन रूल्स के ऊपर भी आज डिस्कस हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल दिवस है, 15 तारीख को मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे। घोषणाएं, वहां पर बड़ी घोषणाएं लाहौल स्पीति में कर सकते हैं, उसको लेकर भी
भी आज कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल सकती है। इसके पहले जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं अलग अलग जिलों के दौरों के दौरान अलग अलग स्थानों पर, उन घोषणाओं को भी आज बैठक में मंजूरी मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं काफी अहम बैठक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इशू, राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं 18, 19 और 20 तारीख को। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों का जिक्र भी कैबिनेट बैठक में होगा। समीक्षा हो सकती है, क्या रूपरेखा बनाई गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम आयोजित होना है, राष्ट्रपति का दीक्षांत समारोह वहां पर है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे कार्यक्रम भी है। तो ऐसे में क्या उसकी पूरी रूपरेखा है, उसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में डिस्कस हो सकती है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है और अधिकारी लंबे समय से तैयारी कैबिनेट बैठक की कर रहे थे। तमाम इशू आज कैबिनेट में रखे जा सकते हैं और आगे का रोड मैप क्या रहेगा। इसके अलावा अगर अनौपचारिक रूप से हम बात करें तो नगर निगम शिमला के चुनाव हैं और उनको लेकर जरूर जिक्र हो सकता है। जिस प्रकार से पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है और अभी भी आधे के करीब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की इंतजार है, उम्मीदवारों को भी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी है। तो ऐसे में अनौपचारिक रूप से उसका जिक्र भी कैबिनेट में हो सकता है। लंबी डिस्कस हो सकती है क्योंकि टेंटेटिव लिस्ट जो तैयार की गई है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के द्वारा, तो वो भी कैबिनेट में डिस्कस हो सकती है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर पूरी ना सही तो कम से कम बचे हुए कैंडिडेट्स में से आधे कैंडिडेट को की लिस्ट आज शाम तक कांग्रेस जारी कर सकती है। तो आज काफी अहम ये कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है, चाहे वो वित्त विभाग से जुड़े हुए फैसले हो, रिक्त पदों को भरने की बात हो, या फिर आउटसोर्स के बारे में निर्णय लेना हो, या फिर जो अन्य डिपार्टमेंटों में छोटे छोटे इश्यूज हैं उनके ऊपर एक्सटेंशन का बड़ा सवाल है। काफी लोगों ने अप्लाई भी किया है। तो ये निर्णय भी सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट में डिस्कस हो सकता है कि क्या आगे करना है, एक्सटेंशन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की खासकर हम बात करें क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोरोना भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में उसके ऊपर भी जिक्र किया जा सकता है। जिस प्रकार से एक्टिव केस लगातार हिमाचल में बढ़ रहे हैं तो वो भी एक चिंता का विषय है। और कोरोना संक्रमण को लेकर भी क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अभी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कोरोना संक्रमण के ऊपर भी जिक्र किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम दोनों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब इससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के ऊपर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, या फिर कोई हल्का फुल्का, अधिक स्ट्रिक्टनेस तो नहीं लेकिन हल्की फुल्की पाबंदियां जरूर हिमाचल प्रदेश में लगाई जा सकती है। खासकर बड़े अस्पतालों की बात करें या स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, वहां पर मास्क कंपलसरी जा सकता है। हालांकि ये पूरा ऑब्जर्व करने के बाद ही कैबिनेट बिल्कुल राजेंद्र शर्मा, बेहद अहम ये बैठक है और इस बैठक पर लगातार नजर बनी हुई है। आगे भी बुलेटिन में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।